हेलो, दिस इज़ होम साइंस हार्ड विथ राया। हम लोगों ने टीजीटी 2021 का पेपर 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। आज 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। किस तरीके से कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है? जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर लिया जाता है, या फिर जन्म लेने वाले प्रति व्यक्ति प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर गणना की जाती है, या फिर विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, या फिर जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पे। तो तो मात्र जो शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है, वह जन्म लेने वाले प्रति व्यक्ति 1000 शिशुओं के आधार पे की जाती है। ठीक है? अब इससे बनने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अभी इस इन्होंने पूछा है कि शिशु मृत्यु दर, तो हम लोग मातृ मृत्यु दर भी देख लेते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है। तो प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। मतलब प्रति 1 लाख अगर जीवित बच्चों के जन्म पर, मतलब 1 लाख बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं, तो उन पे कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है, वही दर से निकाला जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, या फिर ज्ञान में परिवर्तन लाना, या कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, या उपरोक्त में से सभी नहीं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है, और ज्ञान में परिवर्तन लाना भी है, और कार्य दक्षता में भी परिवर्तन लाना है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, या फिर 7 जून को, या 5 जून को, या 9 दिसंबर को? इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। ठीक है? डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई थी। इस बार की थीम, स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है? थीम मान लीजिए इस बार पूछा है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस का, तो और थीम भी पूछ सकता है, तो हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम है। और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। और भी जितने दिवस हैं इस यूट्यूब चैनल पे हमारे किया गया है, तो प्लेलिस्ट में है, उस पे जाके आप पढ़ लीजिएगा। ओके? 24वां क्वेश्चन क्या है? 24वां क्वेश्चन है, बोलनी ऊन को कहते हैं। जो बोलनी ऊन है उसे क्या कहते हैं? मेरूनो ऊन कहते हैं, या फिर पैसम ऊन कहते हैं, या साहतस ऊन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन भी कहते हैं। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विषय है? मतलब इसमें से निद्राकारी, जो नींद लाने वाला विषय जहर कहा जाता है जिसे, वह क्या है? अफीम है, या शराब है, गांजा है, या भांग है? तो इसका राइट आंसर है अफीम। अफीम जो है एक निद्राकारी विषय है। ठीक है? 26वां क्वेश्चन है, पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस होता है ना, उसके जनक कौन है? लेवाइजर है, या पेटेनकोफर है, या एटवाटर है, या वॉइट है? तो इसका राइट आंसर है लेवाइजर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जैसे कि सीडी के कौन से जनक है? मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के जनक, चाइल्ड डेवलपमेंट के जनक है पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी। होम मैनेजमेंट के जनक है, होम मैनेजमेंट के जनक है पीटर फर्डून ड्रकर। ठीक है? फिर टेक्सटाइल के जनक कौन है? टेक्सटाइल के जनक है सैमुअल स्लेटर। और ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसके जनक कौन है? एंड्रियोज वेस्लियोज। ठीक है? एंड्रिस वेस्लियोज। तो इसका पांचों जो ब्रांच है उसके जनक भी आप याद कर लेंगे, क्योंकि पोषण विज्ञान का जनक इस बार पूछा गया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में और जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के पेस्टोलॉजी, होम मैनेजमेंट के पीटर फर्डून ड्रकर, और टेक्सटाइल के सैमुअल स्लेटर, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के एंड्रियाज वेस्लियोज। ठीक है? तो ये पांचों आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामुदायिक विकास योजना का आरंभ किया गया, कब किया गया? सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब किया गया? 9 मई को किया गया। 9 मई 1958, या फिर 8 जून 1971, या फिर 2 अक्टूबर 1952, या 15 जनवरी 1960 में। तो आपको बता दें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1992 में किया गया। तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भकालीन अवस्था होती है, जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो कौन सी होती है? गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की होती है, या वो गर्भधारण से जन्म तक होती है, या गर्भधारण से 8 सप्ताह तक होती है, या फिर जन्म से 14 सप्ताह तक होती है? तो इसका राइट आंसर है बी। जो गर्भकालीन अवस्था होता है
जिसे कहते हैं प्रीनेटल पीरियड, गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से जब गर्भधारण होता है तब से लेके जन्म तक की अवस्था होती है। ओके, 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि स्त्री प्रजनन अंग कौन-सा नहीं है? वास डिफरेंशिया या फिर डिंब ग्रंथि या फिर गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब। तो इसमें से जो तीनों हैं ये डिंब ग्रंथियाँ और गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब ये स्त्री प्रजनन अंग है और वास डिफरेंस जो है वो पुरुष प्रजनन तंत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हैजा मैक्सिमम देखा गया है कि जल द्वारा फैलता है। अगर भोजन वाला दोनों साथ में रहता है, जल और भोजन, तो जल भोजन दोनों माना जाता है, बट जल अगर दिया है अलग से तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बजट के द्वारा उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एडम स्मिथ द्वारा, डॉक्टर एंजल द्वारा, एम मॉर्सल द्वारा, ग्रास एंड केंड्रल द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर एंजल द्वारा। डॉक्टर एंजल द्वारा दिया गया है उपभोग का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? जो वायुमंडल में घुलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वह किस पे सबसे ज़्यादा असर डालती है? पौधों पर डालती है या मानव पर डालती है या फिर भौतिक साधनों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वैसे तो सब पे डालता है बट इसमें पूछा गया सबसे अधिक असर किस पे डालती है, तो पौधों पर डालती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1977। ठीक है, ये याद करने वाला चीज़ है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है, तो 1977। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो योजनाएं हैं उससे रिलेटेड वर्ष भी आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाका का मलमल का निर्माण होता है, डाका का मलमल जो होता है वो किस रेशों द्वारा निर्माण होता है? इसका सूती रेशों द्वारा, ऊनी रेशों द्वारा, कृत्रिम रेशों द्वारा, रेशमी रेशों द्वारा। तो डाका के मलमल का निर्माण सूती रेशों द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? वैट रंजक है हल्दी, नमक या कोलतार या फिर इंडिको। तो जो इंडिको है वह एक वेट रंजक है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु का कारण है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है, सॉरी, प्रथम जो 4 सप्ताह में होने वाली जो शिशुओं की मृत्यु का कारण क्या है? श्वासावरोध या जन्मजात असमानताएं या संक्रमण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशुओं की मृत्यु है वह इन सभी के कारणों से होता है, जैसे कि श्वासावरोध, जन्मजात असमानताएं और संक्रमण। ओके, 37वां क्वेश्चन है, एक सेकंड, मिलावट कहते हैं, मिलावट किसे कहा जाता है? वस्तुओं को, सॉरी, बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को कहा जाता है मिलावट, या फिर भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, या फिर अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि कहते हैं कि बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए चावल में जब हम लोग कंकड़ मिलाते हैं तो वो भी एक तरीके से मिलावट होता है, मतलब बाहरी वस्तुओं का भोजन में मिलाने के लिए। खाद्य पदार्थों में कह सकते हैं या भोजन में कह सकते हैं, किसी चीज़ में कह सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को। जैसे जब मूल्यवान तत्व जो होते हैं वो अगर हम बाहर निकाल ले रहे हैं तो उसे भी मिलावट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दूध जो बेचा जाता है उसमें से अगर मलाई निकाल लिया जा रहा है और फिर बेचा जा रहा है तो वो भी मिलावट एक तरीके से कहा जाएगा। मतलब जिसे अगर मलाई युक्त खाना है और पीना है और उसे नहीं मिल रहा है तो वो भी मिलावट की श्रेणी में आएगा। सी क्या है, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38वां क्वेश्चन क्या है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है, मतलब गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन है ग्रास एवं क्रेंडल ने, या कोटजिन ने, या फिर राजमल पी देवदास ने, या इरिन ओपनहीम ने।
तो इसका राइट आंसर है कोटजिन ने। कोटजिन ने क्या कहा है कि होम मैनेजमेंट जो है वह एक व्यवहारिक विज्ञान है। और इसमें से आप सभी का देख लेते हैं कि ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या कहा है। तो ग्रास एवं क्रेंडल ने कहा है कि होम होम मैनेजमेंट या गृह व्यवस्था जो है वो वह क्रियाशील यंत्र है। और जो राजमल पी देवदास हैं उन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था बांध के समान है। और इरिन ओपनहीम ने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था जो है एक संस्कृति की जड़ है। ठीक है। और लिचफील्ड भी हैं एक वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था क्रियाओं का चक्र है जो कि चलता रहता है एक साइकिल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टॉस क्या है। एस्बेस्टॉस क्या है। तो यह एक प्राकृतिक रेशा है या मानवकृत रेशा है या फिर खनिज रेशा है या फिर मानवकृत खनिज रेशा है। तो एस्बेस्टॉस जो है वह एक मानव प्राकृतिक खनिज रेशा है। क्या है। प्राकृतिक खनिज रेशा है। हम लोग पढ़ते हैं ना रेशे। रेशे जैसे प्राकृतिक रेशे होते हैं और प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। जंतुओं से प्राप्त होता है और देखिए एक सेकंड खनिज ऐसे रेशे रेशे पाए जाते हैं ना, ये 2 प्रकार के, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो इसमें भी प्राकृतिक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक जंतुओं से प्राप्त होता है, एक वनस्पतियों से प्राप्त होता है और एक खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है। कृत्रिम में भी जो है बनाए जाते हैं, मानव निर्मित रेशे पाए जाते हैं और कृत्रिम तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो तीनों हैं उसमें से यह प्राकृतिक खनिज में प्राकृतिक श्रेणी में ही खनिज रेशा है यह एस्बेस्टॉस जो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षण एक विधि है। प्रसार शिक्षण कैसी विधि है। और व्यवहारिक शिक्षण है या सामूहिक शिक्षण है या व्यवहारिक शिक्षण है। तो प्रसार शिक्षण जो है वह व्यवहारिक शिक्षण है। ओके। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। जन्म से लेके 2 साल तक या फिर 2 साल से लेके 6 साल तक या फिर 6 साल से लेके 9 साल तक या फिर 9 साल से लेके 12 साल तक। तो प्रयत्न एवं भूल द्वारा बच्चे 0 से लेके 2 ईयर तक सीखते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य एवं सरलीकरण की औपचारिक विधि है। कार्य एवं सरलीकरण में हम लोगों ने 2 प्रकार के कार्य सरलीकरण पढ़े हुए हैं। एक औपचारिक विधि और एक पेन एवं पेंसिल विधि। ठीक है। इसे अनौपचारिक विधि भी कह सकते हैं। तो कार्य एवं सरलीकरण में 4 प्रकार की तकनीक पाए जाते हैं। औपचारिक में तो औपचारिक पूछा है तो क्या है। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है क्या। प्रोसेस चार्ट है या फिर साइक्लोग्राफ है या फिर ऑपरेशन चार्ट है या पाथवे चार्ट है। तो औपचारिक तकनीक है इसमें से साइक्लोग्राफ। अब इसमें से 4 तकनीकें होती हैं। एक साइक्लोग्राफ, एक माइक्रोमोशन ग्राफ, एक माइक्रोमोशन अध्ययन और स्टॉपवॉच। ठीक है। और जो अनौपचारिक विधि है, जो अनौपचारिक या फिर पेन एवं पेंसिल विधि तकनीक कहते हैं, उसमें एक पहला होता है प्रोसेस चार्ट, दूसरा ऑपरेशन चार्ट, फिर तीसरा पाथवे चार्ट और चौथा मल्टीमैन चार्ट। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है। प्लेन बुनाई होती है या फिर रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई। तो इसका राइट आंसर है ट्विल बुनाई। ठीक है। टेबल लिनन में ट्विल बुनाई होती है। अब इसमें से बुनाई भी हम लोग पढ़ते हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक साधारण बुनाई होता है और एक फैंसी बुनाई होती है। तो जैसे साधारण बुनाई में आते हैं प्लेन बुनाई, ट्विल बुनाई, बास्केट बुनाई। फिर उसके अंदर भी आते हैं जैसे प्लेन बुनाई में कैलिको हो गया, कैलिको, टपेटा, टेबी और वायल, मलमल, ये सब जो है प्लेन बुनाई में होते हैं। और ट्विल बुनाई और रिब बुनाई और बास्केट बुनाई में जैसे दुसुत्ती बनाए जाते हैं, मैट बनाए जाते हैं, बैलेंस, शिफॉन, जॉर्जेट, ये सब बनाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। तो जैविक मूल्य का प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी। 45वां क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है, मतलब संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है। जीन पियाजे ने दिया है कि या सिगमंड फ्रायड ने दिया है या इरिक इरिक्सन ने दिया है
या पाओलाओ ने दिया है? तो इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, इनका सिद्धांत भी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इरिक एरिक्सन का सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत, और पाओलाओ ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, उनका कार्यक्षेत्र क्या होता है? असीमित रहता है कार्यक्षेत्र, या बहुआयामी होता है, या निर्धारित होता है, या द्विआयामी होता है? तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र बहुआयामी होता है। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, या फिर लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग, या नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बना रंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वह प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। जैसे बनाए जाते हैं दो, अगर आप प्राथमिक रंग ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए येलो ले लिए और ब्लू ले लिए, तो इससे जो रंग बनेगा, मान लीजिए येलो और ब्लू से, येलो प्लस ब्लू से ग्रीन रंग बनता है, तो यह है सेकेंडरी कलर। ओके, 48वां क्वेश्चन है, परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस आकार में के गले में पाए जाते हैं? जो परिधान जो वस्त्र होते हैं उसमें जो रफल्ड कॉलर होता है वह किस आकार में पाए जाते हैं? आयताकार में पाया जाता है, या वी आकार में पाया जाता है, या फिर यू आकार में, या फिर गोलाकार में? तो जो रफल्ड कॉलर में जो आकार पाया जाता है वह गोलाकार पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम सभी का याद कर लेंगे। तो एक देखते हैं वी आकार में, जो चेल्सिया कॉलर होता है उसमें वी आकार का पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? जो शरीर के रोगों से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? निसंक्रमण कहते हैं, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, या उद्भवन अवधि कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी भी कहते हैं। ओके, 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वह किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का टीका तपेदिक रोग से बचाव करता है। ठीक है, एक डीपीटी का भी टीका लगाया जाता है, डीपीटी का, इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। यह किससे जो है बचाता है? डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया होता है, और फिर परटूसिस और ट्यूबरकुलोसिस। ओके, डीपीटी का टीका इससे बचाव करता है। 91वां क्वेश्चन है, भूलने की अचेतन प्रक्रिया है क्या है? प्रतिगमन है, समाहीकरण है, दमन है, मानसिक कल्पना है? तो इसका राइट आंसर है दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस जिसे यकृत शोथ भी कहते हैं, किसके द्वारा फैलता है? यह विषाणुओं द्वारा फैलता है, या फिर जीवाणुओं द्वारा फैलता है, या फिर पंपू द्वारा फैलता है, या शैवाल द्वारा फैलता है? तो हेपेटाइटिस जो यकृत रोग है एक, वह वायरस द्वारा फैलता है। ओके, देखिए वायरस से इससे रोग से 2 क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं, तो मतलब कंपलसरी है कि आप लोगों को रोग पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा आपका जब दहन होता है, अगर दहन हो रहा है तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 6 किलो कैलोरी, या 7 किलो कैलोरी, या 8 किलो कैलोरी, या 9 किलो कैलोरी? तो 1 ग्राम वसा के दहन से 9 कैलोरी प्राप्त होता है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है सामान्य मात्रा वह कितनी होती है? 80 mg से 80 mg पर 100 मिली ब्लड, या फिर 80 से 120 mg पर 100 मिली ब्लड, या फिर 80 से 120 mg पर 1000 मिली ब्लड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है जो हमारे ब्लड में जो है शर्करा की मात्रा होती है वह 80 से 120 mg प्रति 100 मिली ब्लड में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी? जो संश्लिष्ट रंग होते हैं, सिंथेटिक डाई होते हैं, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज विलियम हैरी पार्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है? प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है? ए रेड्डी का है, बी रामाबाई का है, कृष्णाचारी का है, या हॉरेन भाई का है? तो इसका राइट आंसर है ए रेड्डी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन है,
हम लोग मानवीय साधन साधन पढ़ते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय, अमानवीय। तो निखिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय साधन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है समय, शक्ति, धन। दूसरा कुशलताएँ, ज्ञान, शक्ति। तीसरा है शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएँ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानवीय साधन है, मानवीय साधन पता ही चल रहा है कि मानव, जो कि मानव के अंदर निहित हो, जैसे कि हमारी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कौशल, अ, ठीक है, ये सब कुशलताएँ जो है, ये मानवीय साधन है। और जो भी अमानवीय साधन जो भौतिक है, जैसे कि जिसे हम छू सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमारे भौतिक में है, वह सब भौतिक साधन है या अमानवीय साधन कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है कुशलताएँ, ज्ञान, शक्ति। ठीक है। और इसमें शक्ति तो है सामुदायिक विकास। और हाँ, एक बात, समय समय में ये कन्फ्यूजन रहता है कि समय मानवीय है या अमानवीय। तो समय को सबने मानवीय ही कहा है, बट जो निखिल एवं डार्सी हैं, उन्होंने अमानवीय कहा है कि समय अमानवीय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यान, आकर्षण, संतुष्टि, रुचि, इच्छा। तो इसका राइट आंसर है ए। इसमें से चरण होते हैं जिसे हम लोग एक सूत्र से याद करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं। एक सेकेंड। इसका जो है ट्रिक क्या है, एड्स केस, एड्स केस। इसमें कितने चरण हैं? 2, 4, 6, 8। ठीक है, प्रसार शिक्षा के चरण जो हैं वो 8 चरण हैं, जिससे पहला है अटेंशन, ध्यानाकर्षण। फिर हम लोग कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, फिर डिज़ायर, फिर इच्छा होती है उस चीज़ के लिए लेने की, मान लीजिए कोई भी चीज़ है। फिर कन्विक्शन होता है, फिर उसमें हम लोग विश्वास दिखाते हैं, फिर उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, फिर एक्शन, क्रिया करते हैं उसके प्रति कि क्या करना है, लेना है या नहीं लेना है। फिर उसके बाद लेने के बाद अगर ले लेते हैं तो फिर सैटिस्फैक्शन मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद सैटिस्फैक्शन मिलने के बाद हम यूज़ करते हैं कि क्या है, कैसे है, वह सही है कि नहीं सही है, तो उसका इवैल्यूएशन कहते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के चरण कितने हैं? 8 चरण हैं, जिसे हम ट्रिक से याद करते हैं, एड्स केस। जिसको हम लोग अगर कहेंगे विस्तारित रूप में, तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सैटिस्फैक्शन और इवैल्यूएशन। ओके, ये पूछ लीजिएगा क्योंकि अभी प्रथम चरण पूछा है। मान लीजिए कोई भी चरण पूछ लिया कि चौथा चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, अंतिम चरण क्या है, तो ये याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? यूनिसेफ की स्थापना 1945 में हुई कि 1946 में या फिर 1948 में या 1947 में? तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। अब इसमें हम लोग जितने भी संस्थाएं पढ़ते हैं उसका याद कर लेंगे, जैसे कि WHO 1948 में हुई, FAO 1945 में हुई, और जितने भी हैं जैसे केयर हो गया, CFTI, RI हो गया, ये सब सबका याद कर लेंगे। ओके, 60वां क्वेश्चन क्या है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। बच्चों का जो विकास है वह किसका परिणाम है? सिर्फ सीखने का, या सिर्फ परिपक्वता का, या सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या फिर सीखना और परिपक्वता का? तो बच्चों का विकास का जो निम्न परिणाम है वह सीखना और परिपक्वता दोनों का है, मतलब लर्निंग एवं मैच्योरेशन जो है वह दोनों का परिणाम बच्चों का विकास है के द्वारा होता है। एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल कहा जाता है, या स्पर्नयान कहा जाता है, या फिलामेंट कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें फिलामेंट कहा जाता है ना, फिलामेंट। फिलामेंट कहा गया है जिसे, जितने भी कृत्रिम रेशे हैं, जो जो भी कृत्रिम जगत के रेशे हैं वह फिलामेंट होते हैं। बट अपवाद में कहा गया है कि जो ये प्राकृतिक जगत में रेशम है वह भी फिलामेंट का ही उदाहरण है। ठीक है, और इसमें से स्टेपल रेशे क्या होते हैं? स्टेपल रेशे जो छोटे रेशे होते हैं उसे स्टेपल रेशे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्फर। कैम्फर आहार का प्रयोग किया जाता है। आहार भी, डाइट भी पढ़ते हैं कि किस रोग में कौन सा डाइट दिया जाता है। तो कैम्फर आहार का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? अल्सर में किया जाता है, या फिर मधुमेह में किया जाता है, या फिर उच्च रक्तचाप या टाइफाइड? तो कैम्फनर आहार का प्रयोग उच्च रक्तचाप में किया जाता है। और अल्सर में, जैसे अल्सर में 3-4 प्रकार के डाइट दिए जाते हैं, जैसे सिपी डाइट और भी डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलन। संतुलन तालिका की किस अवस्था में बनाई जाती है? जो बैलेंस शीट होता है वह किस अवस्था में, स्टेज में बनाई जाती है? साल के अंत में बनाया जाता है, साल की शुरुआत में बनाया जाता है, और साल के मध्य में? किस में बनाया, या फिर ए एवं बी दोनों में बनाया जाता है? तो जो बैलेंस शीट होता है वह साल के अंत में बनाया जाता है। जब कार्य कर लेंगे हम लोग अगर कोई भी, तो उसके साल के अंत में बनाते हैं बैलेंस शीट कि क्या मतलब कैसे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी किसी भी
किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई है। किसी भी टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें जो है आप अगर इंग्लिश नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। जैसे ऑप्शन है वस्त्र, रेशा, तंतु, अणु। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं फैब्रिक, यार्न, फाइबर, मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर है रेशा, रेशा। और रेशा आप देखिए रेशा है यार्न में और फाइबर भी, अब ये दोनों का नाम वही है लेकिन इसका राइट आंसर है फाइबर। सबसे छोटी इकाई जो है वह फाइबर होती है। इसका स्टेप भी है, जैसे सबसे पहले रेशा आता है मतलब फाइबर आएगा। अगर हम लोग परिधान बनाना चाह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो फिर सबसे पहले हम फाइबर लेंगे कोई भी, फिर फाइबर से हम लोग यार्न बनाएँगे, रेशे बनाएँगे, यार्न बनाएँगे, फिर उससे ग्रे गुड बनेगा। ग्रे गुड मतलब जो भी, फिर ग्रे गुड बनाया जाएगा, फिर ग्रे गुड से फैब्रिक बनाया जाएगा। ग्रे गुड में परिचर्याएँ नहीं की जाती हैं, तुरंत बना जो जैसे उतरा हुआ कपड़ा रहता है उसे ग्रे गुड्स बोलते हैं, फिर फैब्रिक हम लोग बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सबसे पहले बालक का सामाजिकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से, खेल का मैदान से। तो इसका राइट आंसर है परिवार से, ठीक है? बालक का सामाजिकरण सबसे पहले परिवार से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है, कौन-सा है? एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है। तो जठर रस में, जठर गैस्ट्रिक जूस में जो पाया जाता है वह एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। जो सिर पे मान लीजिए चोट लगा हुआ है तो उसपे जब पट्टी हम लोग बांधेंगे तो उसमें कितने पट्टियों की आवश्यकता होती है? 1 पट्टी की, 2 पट्टी की, 3 पट्टी की, 4 पट्टी, कितने पट्टी की? तो इसमें 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें किस प्रकार की पट्टी बांधी जाती है तो त्रिकोणीय पट्टी बांधी जाती है, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? जो पारिवारिक जीवन है उसमें, पारिवारिक जीवन के 3 स्टेप बताए गए हैं, उसमें किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है? तो ऑप्शन है प्रारंभिक अवस्था, विस्तारित अवस्था, संकुचित अवस्था, सेवानिवृत्ति अवस्था। तो इसका राइट आंसर है विस्तारित अवस्था। हम लोग देख लेते हैं 3 अवस्थाएँ होती हैं, 3 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहला है प्रारंभिक अवस्था, फिर दूसरा है विस्तारित अवस्था, विस्तार की अवस्था, फिर तीसरा है संकुचित अवस्था। कौन-सी अवस्था? संकुचित अवस्था। सॉरी, तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे मान लीजिए किसी की शादी-वादी हुई तो फिर वो जाते हैं, तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था होती है। उसमें ना तो ज़्यादा समय की माँग होती है, ना ज़्यादा पैसों की माँग होती है, ना व्यस्तता होती है, वो प्रारंभिक अवस्था है। फिर विस्तारित अवस्था होती है, इसमें बच्चे होते हैं, फिर उनकी पढ़ाई-लिखाई जितने भी है उसमें खर्चे भी बढ़ जाते हैं और माँग भी, जैसे जितने साधन होते हैं, उसकी माँग भी बढ़ जाती है ना? और फिर संकुचित अवस्था आती है। लास्ट में जब बच्चों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो जाती है, शादी-विवाह होने लगता है, हो जाता है, तब संकुचित अवस्था हो जाती है। फिर इसमें साधनों की भी माँग कम हो जाती है, समय की भी माँग कम हो जाती है। ठीक है? चौथा क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अस्थायी दाँत होते हैं। प्रथम अस्थायी दाँत होते हैं मतलब सबसे पहले अस्थायी दाँत कौन से आते हैं? दाढ़े मतलब मोलर टीथ आता है या फिर कैनाइन आता है या सेंट्रल सेंट्रल इंसीजर आता है या प्रीमोलर आता है, टीथ आता है। तो सबसे पहले केंद्रीय कृतंक आता है, इंसीजर आता है सेंट्रल, ठीक है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन-सा अम्ल एकत्रित होता है? जब थकान की स्थिति होती है, तो इसमें कोशिकाओं में कौन-सा अम्ल एकत्रित होता है? लैक्टिक एसिड होता है या फिर मैलिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब थकान की स्थिति होती है, तो कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। मैलिक एसिड जो है सेब में पाया जाता है और एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षित करके व्यक्ति व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने का आधारभूत दर्शन है, किसका है? शिक्षा का है, प्रसार शिक्षा का है, शिक्षण का है, अनौपचारिक शिक्षा का है। तो इसका राइट आंसर है प्रसार शिक्षा। शिक्षा का भी है लेकिन हम लोग प्रसार शिक्षा पढ़ते हैं इसलिए हम लोग प्रसार शिक्षा ही लगाएँगे। शिक्षा से भी आता है इन सब का जो दर्शन है वो शिक्षा से भी आता है, बट आयोग ने प्रसार शिक्षा ही माना है। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
मर्सराइजिंग की परिचर्या, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? जो मर्सराइजिंग की परिचर्या होती है उसमें कौन सा अमोनिया प्रयोग किया जाता है या बोरिक अम्ल किया जाता है या फिर कास्टिक सोडा या इनमें से कोई नहीं? तो मर्सराइजिंग प्रक्रिया कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। या मर्सराइजिंग परिचर्या सूती वस्त्रों पर किया जाता है, इससे चमक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? 4 दिसंबर 2007 में या फिर 4 दिसंबर 2005 में या 12 दिसंबर 2008 में या फिर 12 दिसंबर 2006 में? तो उज्ज्वला स्कीम की शुरुआत कब हुई? अब इसमें देखिए बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि उज्ज्वला स्कीम जो एलपीजी के लिए आया हुआ था 2016 में, सब लोग ने वो सोच लिया था, लेकिन वह नहीं था। यह महिला सशक्तिकरण के लिए था उज्ज्वला स्कीम, तो यह 4 दिसंबर 2007 में आया हुआ था। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 दिसंबर 2007। अगर उज्ज्वला स्कीम में अगर ये 2007 नहीं रहा ऑप्शन में, 2016 रहा, तो 1 मई 2016 लगाइएगा, अगर कहीं भी आया। यह एलपीजी कनेक्शन से संबंध रखता है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां। भ्रूण की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? जो भ्रूण की आंतरिक परत होती है उसे क्या कहते हैं? कोरियन कहते हैं, नाभिरज्जु कहते हैं, गर्भनाल, एमनियन। तो भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है वह एमनियन कहलाती है और जो भ्रूण की बाहरी परत होती है वह कोरियन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाने की खदकाना सिमरिंग विधि में तापमान होता है। जो भोजन पकाने की विधि होती है सिमरिंग, जिसमें हम लोग भोजन को खदकाते हैं, उबालते हैं, उससे उसकी जो तापमान होती है वो कितनी होती है? 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री से 85 डिग्री सेल्सियस या 65 डिग्री से 75 डिग्री सेल्सियस या फिर 80 डिग्री से लेके 85 डिग्री सेल्सियस। तो खदकाने की जो डिग्री होती है वो 95 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो इसका राइट आंसर मानेंगे हम लोग 82 डिग्री से लेके 99 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है, क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है या ग्लाइकोजन का विघटन होता है या ग्लाइकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है या फिर अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का जब पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है उसी क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? इसमें भी देखिए सब कंफ्यूज हो गए थे, जो हिंदी दे के टिक लगाया उसका गलत हो गया। झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? हल्का कार्य है, सामान्य कार्य है या कठिन कार्य है या फिर ए में से ए या सी दोनों? तो सबसे पहले इसका इंग्लिश देख लेते हैं। झाड़ू लगाना हिंदी लिखा है लेकिन इंग्लिश में इसमें लिखा है मोपिंग इन विच काइंड ऑफ वर्क, ना किस प्रकार का ये झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है। तो लेकिन मोपिंग का मतलब झाड़ू लगाना नहीं होता, मोपिंग का मतलब होता है पोछा लगाना। ठीक है, अगर पोछा लगाना हम लोग देखेंगे तो यह कठिन कार्य है, बट अगर झाड़ू लगाना देखेंगे तो यह हल्का कार्य है। तो इसलिए जिसने भी झाड़ू लगा के देखा उसका क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन जिसने इंग्लिश में देखा उसका सही हो गया। तो मोपिंग जो है वह एक कठिन कार्य है। ओके, और इंग्लिश ही सही माना जाता है, इसलिए हमेशा कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग इंग्लिश को जरूर देखें एक बार। 18वां क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक का जो वायरस है उसका नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका या फिर वेरोसेला जोस्टर वायरस या फिर विब्रियो कॉलेरी या फिर साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो चेचक के विषाणु का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें से अब आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि जो भी वायरस हैं, जो भी रोग हैं उनके वायरस का नाम सबका याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रसार शिक्षा की विधियां अनेक प्रकार की हैं, तो उनमें से यह कौन सी, इनमें से कौन सी सबसे अच्छी विधि है, सर्वोत्तम विधि है? आकार एवं ग्राफ द्वारा या फिर प्रदर्शनी द्वारा, चित्र एवं फोटोग्राफ द्वारा, श्रव्य सामग्री द्वारा? तो इसका राइट आंसर है प्रदर्शनी द्वारा विधि जो है वह सबसे सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। सो क्या इंगित करता है? स्वर्ग को करता है, पृथ्वी को करता है या मनुष्य करता है या उपरोक्त में से तो कोई नहीं? तो हम लोग जापानी पुष्प सज्जा में 3 प्रकार का पढ़ते हैं। जैसे ये मान लीजिए फूल हो गया, तो सीन सो हाइकी, सीन सो हाइकी। तो जो सीन है वह स्वर्ग को, स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी जो है वह हाइकी, पृथ्वी हाइकी जो नीचे, ये हाइकी है, हाइकी, हाइकी नीचे झुकी होती है तो यह हाइकी पृथ्वी को प्रदर्शित करती है और सो जो होता है वो मनुष्य को प्रदर्शित करता है और सीन ऊपर, सबसे ऊपर रिप्रेजेंट करता है स्वर्ग को। कह सकते हैं सीन मतलब स्वर्ग,
सबसे स्वर्ग सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद मनुष्य बीच में रहता है तो सो, मनुष्य सोता है। अगर ट्रिक्स याद करेंगे तो मनुष्य सोता है तो बीच में रहता है, फिर नीचे हाइकी, ठीक है, हाइकी पृथ्वी। ओके, तो जापानी पुष्प सज्जा में तीन प्रकार की जापानी पुष्प सज्जा होती है, उसे मतलब कहते हैं सीन, सो, हाइकी। सीन जो होता है वह स्वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी हाइकी जो है वह पृथ्वी को, और सो मनुष्य को। ओके, हम लोग जब पुष्प सज्जा भी पढ़ेंगे, इसमें से सभी क्वेश्चन तैयार करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम है, या व्यक्ति का नाम है, या स्थान का नाम है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइजीन शब्द जो हाइजिया से लिया गया है, उसका अर्थ है ग्रीक की देवी, मतलब उसका नाम लिया गया है ग्रीक की देवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समय। समय मापक इकाई TMU एक सेकंड का भाग है, कौन सा भाग है, मतलब TMU एक सेकंड का भाग पूछा है कि कौन सा भाग है, 0.0036 या 0.00036 या फिर 0.006 या फिर 0.036। तो TMU जो है वह एक सेकंड का 0.036 भाग है, ठीक है, और एक मिनट का 0.0006 भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, ऊर्जा की मापने की विधि जो होती है उसे क्या कहते हैं, फोटोमीटर कहते हैं, फोटोमेट्री कहते हैं, या ज्योमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री, या फिर टेम्परेचर तापमान, या फिर कैलोरीमेट्री। तो ऊर्जा मापने की जो विधि है वह कैलोमेट्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में कहाँ किया गया। तो इस प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि यूके में है उसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडरीन एक प्रकार का है, क्या है मैंडरीन एक प्रकार क्या है, कॉलर है, आस्तीन है, कफ है, योक है। तो मैंडरीन एक प्रकार का कॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है, कांथा कढ़ाई पंजाब से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बंगाल से, या फिर गुजरात से, कहाँ से संबंधित है। तो कांथा कढ़ाई जो है वह बंगाल से संबंधित है। अब इसमें पंजाब की कढ़ाई क्या है, पंजाब की कढ़ाई फुलकारी है, और ठीक है, उत्तर प्रदेश की कढ़ाई जो चिकनकारी लखनऊ का फेमस है वह है। और इसमें से कुछ कला भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग जो रंगोलियाँ बनाई जाती हैं इस तरीके से कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चौकपूरना होता है ना, बंगाल में अल्पना होता है, और ये महाराष्ट्र में रंगोली बनाई जाती है, राजस्थान में मांडना होता है। तो इस सब से रिलेटेड जो जैसे हर स्टेट के हैं उससे जितने भी कढ़ाइयाँ बनती हैं या फिर जो कलाएँ होती हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, TCT या फिर PCT में एग्जाम देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, LDL को कहते हैं, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होता है वसा होता है LDL को कहते हैं, या फिर VLDL को कहते हैं, या फिर HDL को कहते हैं, या काइलोमाइक्रोन को कहते हैं। तो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ओके, LDL। और जो लाभदायक कोलेस्ट्रॉल होता है उसे HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काउरिंग का प्रयोग किया जाता है, एक सेकेंड, स्काउरिंग का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है, ऊन में किया जाता है, रेशम में किया जाता है, रेयॉन में, नायलॉन में। तो स्काउरिंग का प्रयोग हम लोग ऊन में करते हैं, कार्बोनाइजिंग का भी प्रयोग ऊन में करते हैं, और स्काउरिंग का भी प्रयोग ऊन में करते हैं। और अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि मर्सराइजिंग में क्या प्रयोग होता है, तो कास्टिक सोडा प्रयोग होता है, बट वह किसमें प्रयोग अधिकतर सूती वस्त्रों में मर्सराइजिंग की जाती है, और स्काउरिंग का प्रयोग ऊनी वस्त्रों में किया जाता है, और रेशम में वेटिंग का भी प्रयोग किया जाता है, वेटिंग भार बढ़ाने के लिए वेटिंग की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की कितनी मात्रा निश्चित की गई है। यह RDA का क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की, जो 2000 किलो कैलोरी फाइबर है उस पर प्रतिदिन की कितनी मात्रा दी जाती है, 30 ग्राम दिया जाता है, या 25 ग्राम, या फिर 35 ग्राम, या फिर 40 ग्राम। तो जो RDA ने दिया था उसमें 40 ग्राम लिखा था, बट आयोग ने जो माना है वह 30 ग्राम माना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं, ग्लूकागॉन कहते हैं, या कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं, या
सोमाटोस्टेटिन कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन है वह अ, कोलिसिस्टोकाइनिन है। ओके। और जैसे अग्नाशय की बीटा सेल से क्या निकलती है, इंसुलिन निकलता है, और अग्नाशय के डेल्टा को से ग्लूकागॉन निकलता है, ग्लूकागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे टांगे आना और बाहें और अंत में सिर आना, यह स्थिति क्या कहलाती है? मतलब जब प्रसव होता है, जब डिलीवरी होती है तो सबसे पहले तो सर आना चाहिए, बट अगर प्रसव में सबसे पहले नितंब नितंब आ रहा है, उसके बाद टांगे आ रही हैं, फिर बाहें आ रही हैं और अंत में सिर आ रहा है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? ब्रीच कहलाती है, ब्रीच जन्म कहलाता है, या फिर उपकरण जन्म कहलाता है, या प्राकृतिक जन्म कहलाता है, या सहज जन्म कहलाता है? तो डिलीवरी के प्रकार भी हम लोग किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह ब्रीच जन्म कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में उल्टा जन्म भी कहते हैं ना, कि यह उल्टा हुआ है, तो ब्रीच जन्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शारदा एक्ट जिसे हम लोग शारदा एक्ट बाल विवाह एक्ट से संबंधित है कहते हैं। ठीक है। जो सती प्रथा है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा खत्म किया गया था, विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, मानवीय एवं अमानवीय, या परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय एवं अलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। तो पारिवारिक साधन के दो प्रकार हैं, मानवीय एवं अमानवीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना कहाँ संबंधित है? अभी उसी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने बताया कि अल्पना कहाँ से संबंधित है, कहाँ की कला है, तो अल्पना बंगाल का है। महाराष्ट्र में रंगोली बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में चौक पूरना, और बिहार में मधुबनी। ठीक है, ऐसे हर स्टेट के याद कर लेंगे। एक सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है। जो पर्यावरण स्वच्छता का नाम पर्यावरण स्वच्छता था, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? पर्यावरण मानसिक स्वास्थ्य रखा गया है, पर्यावरण स्वास्थ्य रखा गया है, सकारात्मक पर्यावरण रखा गया है, या शुद्ध पर्यावरण रखा गया है? तो पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल के पर्यावरण स्वास्थ्य रख दिया गया है। ठीक है। अब जैसे इसमें जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी चीज़ों का नाम बदला गया है, वो भी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। 96वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग, बटुआ, दीर्घकालीन विनियोग। मतलब जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं, इनमें से कौन सा प्रकार इन्वेस्ट का नहीं है? तो जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस में भी हम लोग करते हैं, जो शॉर्ट टाइम किसी में अगर शॉर्ट टाइम कम टाइम के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्ट का प्रकार है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो भी है, बट वैलिड जो है वह हम लोगों का विनियोग का साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बटुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियरिंग किस रेशो को प्राप्त करने का एक चरण है? सियरिंग, अभी स्काउरिंग देखे थे तो लेकिन फिर ऊन से ही आया सियरिंग, तो सियरिंग ऊन में की ऊन से प्राप्त करने के लिए एक चरण है। ओके। 98, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इन्होंने इसमें हम लोगों ने देखा था कि 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, बट संविधान जो रखा गया था वह 1946 में रखा गया था। बट उसके पहले भी जो एक्ट आए थे, जो बनाया गया था रूल्स, वह 1940 में, तो आयोग ने 1940 ही माना है, क्योंकि ऑप्शन में ना तो 1948 था, 48 था, ना 1946। वैसे स्थापना 48 में हुई है, और संविधान जो रखा गया है वह 1946 में हुई थी। इसका दिवस जो मनाया जाता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था वह हेल्थ फॉर ऑल था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है, उसे क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है? मतलब कौन सी स्थिति में होता है, कौन सा रोग होता है? तो इसे क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया में होता है, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया में होता है, या फिर डायबिटिक कोमा में होता है, या सीलियक रोग में होता है। मतलब इस किस रोग में रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित हो जाता है? तो डायबिटिक कोमा जो होता है उसमें रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित हो जाता है। 100 क्वेश्चन देखिए, विरासत में मिली हुई आय है, आय भी पढ़ते हैं ना, तो
आय किसी भी वीडियो में पढ़ेंगे, लंबा है थोड़ा, अच्छे से बताना पड़ेगा। तो अप्रत्यक्ष आय, नियमित आय, अनियमित आय, अप्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। ठीक है? तो विरासत से जो हमें विरासत में मिली हुई है, जैसे पापा-दादा की जो चीज़ें हैं, वो अप्रत्यक्ष आय है, जिसमें हमें कुछ देना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लाभ प्राप्त होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। और एक प्रकार का प्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष में हम लोग कोई भी चीज़ें जब दे के, पैसे दे के, धन दे के हम लोग लेते हैं, आय प्राप्त होती है, तो उसे प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का जो नेल है, ये नेल है, यह जब ये स्पून के तरीके से इसमें गड्ढा ऐसे बन जाता है, गड्ढा बन जाएगा, तो वह रोग, वह जो लक्षण है वह क्या कहलाता है, किस बीमारी का लक्षण है? तो वह लक्षण क्वाशियोरकर का है, कि फिर रक्ताल्पता का है, या मैरास्मस का है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्पून नेल भी कहते हैं, जिसे स्पून शेप नेल, तो यह जब रक्ताल्पता मतलब रक्त की कमी होती है, तो स्पून शेप टाइप जो है नेल बन जाता है। ठीक है? इसका राइट आंसर है रक्ताल्पता। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है, मैरास्मस जो होता है वह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से मैरास्मस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिब्बा बंद जैम जेली पर चिन्ह लगा होता है। जो डिब्बा बंद जैम और जेली किससे बनाए जाते हैं? फलों से बनाए जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं एफपीओ। ठीक है? एफपीओ, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह चिन्ह लगाया जाता है, एफपीओ। ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। और आईएसआई भी है, आईएसआई। ठीक है? आईएसआई की स्थापना कब हुई? 1955 में। एक मार्क जो कि कृषि से संबंधित है, उसकी स्थापना कब हुई? 1900। एक मार्क कृषि से संबंधित है, और आईएसआई 1955 में इसकी स्थापना हुई, एफपीओ 1945 में हुई। ठीक है? और ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो नेक्स्ट एग्जाम, मतलब इसके पहले एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, बीआईएस नहीं, जो पेय पदार्थ है उसमें कौन चिन्ह चिन्ह लगाता है, उसमें तो बीआईएस है, जो उसमें पेय पदार्थों में चिन्ह लगाता है, चिन्हित करता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है। खेल करता है, खाना करता है, चिल्लाना कहता है, अनुपूरक लेना कहता है। तो बच्चे के शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है खेल। खेल के द्वारा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक मतलब सर्वांगीण विकास होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर से प्राप्त होता है? गेहूं होता है ना, गेहूं का जो चोकर होता है वह किससे प्राप्त होता है? एपिडर्मिस से प्राप्त होता है, एंडोस्पर्म से, या एम्ब्रियो से, या फिर पेरिकार्प से? तो गेहूं का चोकर जो है पेरिकार्प स्तर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? गुणात्मक, जो शरीर में वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, वह गुणात्मक दर्शाता है, या फिर मात्रात्मक दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ए एवं बी दोनों? तो वृद्धि 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 मतलब ग्रोथ, जिस सिर्फ लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है ना, जिसे हम माप सकते हैं, वह मात्रात्मक होता है। ठीक है? और जो विकास होता है वह गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका पहले राइट आंसर देखेंगे, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो मात्रात्मक दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर आर एन एन आईसीएमआर एन आई एन मतलब नीन 2020 आरडीए सारणी के अनुसार सामान्य आधारी चयापचय दर पर संदर्भित भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन सुनिश्चित किया जा गया है। मतलब आरडीए जो 2020 आया है, उसमें पुरुषों का और महिलाओं का कितना वजन संदर्भित किया गया है? तो पुरुषों का वजन जो है वह 65 केजी होना चाहिए, संदर्भित आयु है, और जो 55% महिलाओं का है। ठीक है? तो आईडीए से जितने भी, जैसे हाइट हुआ, वेट हुआ, और कितने जो है फूड्स देने हैं, क्या देने हैं, तो आईडीए हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि होती है, वह कौन सी योजना है? ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, मातृ सुरक्षा योजना, राजीव गांधी सुरक्षा योजना, किशोरी योजना, या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना? तो इसका राइट आंसर है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, वो ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता की दर की वृद्धि हेतु चलाई गई थी। अब इसमें से अब हम लोगों को पता चलता है कि इसमें हम लोगों को सारी योजनाएं, जो भी योजनाएं अभी आई है महिलाओं से संबंधित, उनको भी पढ़ना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमा में उपस्थित, जो राजमा होता है उसमें उपस्थित ऑक्सलेट
एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं, मतलब इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कौन सी क्या अवरोधकता उत्पन्न करता है, ऑक्सलेट और फाइटेट। कार्बोहाइड्रेट प्रतिबंधित करता है, अवरोध करता है, या फिर लौह तत्व या कैल्शियम, या लौह तत्व और कैल्शियम। तो इसमें जो ऑक्सलेट और फाइटेट होता है इससे लौह तत्व और कैल्शियम दोनों को अवरोधित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 16%, 15%, 14%, 17%। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है। जो लिखित मतलब लिखा और छपा रहे वह कौन सा साधन है, श्रव्य साधन है मतलब सुनने वाला, या फिर दृश्य साधन या दृश्य श्रव्य साधन, कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं। तो लिखित एवं छपी, जो लिखा है छपा है जिसे हम लिख सकते हैं मतलब पढ़ सकते हैं वो दृश्य साधन है। श्रव्य साधन क्या है, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, केवल सुन सकते हैं बस श्रव्य साधन, जैसे रेडियो हुआ ना, टेप रिकॉर्डर हुआ, ये सब श्रव्य साधन है। बट दृश्य साधन क्या है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे पोस्टर हुआ, चार्ट हुआ, ये सब लोग दृश्य साधन है, देख सकते हैं। और दृश्य श्रव्य साधन जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी हुआ उसे हम लोग देखते भी हैं और सुनते हैं, तो वह दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य बचत का उदाहरण है, बचत भी पढ़ते हैं। तो सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि है, या फिर बैंक जमा है, या फिर LIC है, या जन भविष्य निधि है। तो कंपलसरी सेविंग इन एग्जाम्पल ऑफ, यह सामान्य भविष्य निधि है, ठीक है, GPF, अनिवार्य बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, मतलब बच्चों को वृद्धि के दौरान किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। लाइसिन की आवश्यकता होती है, थ्रियोनिन, हिस्टडीन और वेलाइन। तो बच्चों में वृद्धि के दौरान जिस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है वह है हिस्टडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है। जो पारिस्थितिकी विश्लेषण है वह किस विधि के अंतर्गत आता है, चरित्र लेखन विधि के अंतर, अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण, या फिर आत्मचरित्र लेखन विधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो परिस्थिति विश्लेषण अध्ययन विधि है वह अनौपचारिक तथा नियंत्रित निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं, फ्लैश कार्ड में, या फिल्म स्ट्रिप में, या टेलीविजन में, या श्यामपट में। क्या कह रहा है, संचार के किस मतलब जो कम्युनिकेशन होता है उसमें किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई जाती हैं, फ्लैश है ना, फ्लैश, तो उसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन कितने में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, मतलब कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कब मान्यता प्राप्त हुई। तो 1914 में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता, मतलब ब्यूटी इज एन, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है, वैल्यूज होती है ना। तो सुंदरता जो है वो किस प्रकार का मूल्य है, साधन मूल्य है, आंतरिक मूल्य है, या फिर इनमें से दोनों। तो सुंदरता हमारे अंदर निहित होता है ना, तो सुंदरता आंतरिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है। यह क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुए, बहुत लोगों को कंफर्म नहीं था क्या है कैसे है। तो इसका राइट है, बट यह NCERT के 12th बुक में जो है 12th का फर्स्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट ही में जो है ये आंसर दिया गया है, मतलब इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से हुई थी, ब्रिटेन की महिलाओं द्वारा किया गया था। उन्होंने मांग किया हुआ था कि 40 घंटे प्रति सप्ताह हम लोग कार्य करेंगे, या कह सकते हैं कि जो 8 घंटे हम लोग कार्य करेंगे, 8 घंटे विश्राम करेंगे और 8 घंटे शयन करेंगे, मतलब सोएंगे, ठीक है। तो इस अनुपात में, तो यह अनुपात हुआ कार्य विश्राम और शयन का जो अनुपात है वह 8:8:8 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो कहलाएगी, क्या कहलाएगा। अगर कोई मलमल का कपड़ा एक टुकड़ा है जिसमें धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो क्या कहलाएगी, खराब संतुलन कहलाएगा, अच्छा संतुलन कहलाएगा, कमजोर संतुलन कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह अच्छा संतुलन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण, जो पाश्चुराइजेशन होता है वह किसके संरक्षण की विधि है। इससे किसका संरक्षण होता है, पनीर का होता है, या फिर पेय पदार्थों का होता है, या फिर सब्जी का होता है, या फिर दूध का होता है। तो पाश्चुराइजेशन सभी जानते हैं कि पाश्चुराइजेशन दूध के संरक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DWC
मतलब ड्वाक्रा का क्रियान्वयन करता है, कौन करता है, किसके द्वारा ड्वाक्रा का इम्प्लीमेंट होता है? केंद्र सरकार द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा होता है, जिला परिषद द्वारा होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ड्वाक्रा का क्रियान्वयन होता है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुउद्देशीय भोजन पदार्थ किसने विकसित किया? तो बहुउद्देशीय जो मल्टी पर्पज फूड है वो डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो यह CFRTRI के द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय है मैसूर में। ओके, इसमें 3 प्रकार के फूड दिए जाते हैं। मल्टीपर्पज फूड जो है बहुउद्देशीय आटा जिसे कहते हैं, वह बाल आहार और माल्टी युक्त भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, देखिए एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण है? अगर प्रसार शिक्षक का चरण उसमें 8 हमने बताया है, एड्स के अगर याद किया होगा तो ये आंसर जरूर कर लेंगे क्वेश्चन। ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, ध्यानाविकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्शन, या फिर संतुष्टि। इसका राइट आंसर है ध्यानाविकर्षण, क्योंकि हम लोगों ने अटेंशन भी पढ़ा था, इंटरेस्ट भी पढ़ा था और डिस्ट्रैक्शन भी पढ़ा था, सेटिस्फैक्शन। 8 हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताए थे? एट्स केस। ठीक है, इसको आप रिपीट करके वो वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई? वैसे तो यह यूटी है, बट आंसर आयोग ने यही माना है, ठीक है, नई दिल्ली में। तो सबसे पहले जो गृह विज्ञान का महाविद्यालय खोला गया था वो नई दिल्ली में खोला गया था, जिसका नाम है लेडी इरविन कॉलेज, ठीक है, और जो कि 1972 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125वां क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वह कौन है? शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं, अंडाणु को कहते हैं, नया कोश, या क्रोमोसोम? तो जाइगोट जो होता है वह नया कोश होता है, एक नया न्यू सेल होता है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का 125 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखे हुए थे और इसमें हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन किए। तो इससे आप लोगों को पता चला होगा कि हम लोगों को क्या तैयार करने की ज़रूरत है और कौन कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं ना। तो जैसा भी होगा, जैसा भी आप लोगों को लगा होगा, आप कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी टॉपिक